दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल के बाद से जिस तरीके से निज़ाम बदला गया है, वहाँ पर तालिबान जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। हम ये भी नहीं कह सकते कि ताकत के बलबूते पर, वो तो तब कहें जब उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा हो। कोई मज़ामत नहीं हुई। 3 लाख की फ़ौज जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। क्या अफगानिस्तान अमन की तरफ जा रहा है या हालात आपको और कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं जनरल साहब? जी, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अफगान तालिबान काबिज हो गए। असल में अफगान तालिबान ने कब्जा छुड़वाया है और आज़ादी हासिल की है अफगानिस्तान के लिए। ये मेरा नजरिया है, आप इसको जैसे भी समझें। ठीक, देखिए, बात यह है कि एक बात तो मतलब कोई भी ज़ी-शऊर अगर शख्स अंदाजा लगाए कि 9 दिन में अगर आप पूरे मुल्क के ऊपर 9 या 10 दिन में हावी हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसके अवाम आपके साथ हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि उस मुल्क की फौज भी रेजिस्ट नहीं उसने किया। और अब मैं आपको 2-3 वजूहात इसकी बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि अफगान तालिबान ने जो कुछ हासिल किया है ये सिर्फ फौजी फतह आप इसको नहीं कह सकते, ये पोलिटिको मिलिट्री फतह है। इसमें बहुत पहले से उनके इन रोड से उन्होंने लोगों के साथ राब्ते बना रखे थे और आपने देखा जहां जहां गए सवाए काबुल के उसके सीन आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक खास एंगल है। उसमें हर जगह लोगों ने पजीराई की है। लड़ाई सिर्फ 2-3 जगह पर हुई है, बाकी हर जगह, वरना देखें एक शहर में अगर 10 बंदूक बरदार भी किसी छत के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं 3 दिन लगते हैं उस शहर को क्लियर करने में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये आए हैं, ये एक पोलिटिको मिलिट्री कू किया है इन्होंने, एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो अफगान अवाम थे वो तंग थे काबिज फौजों के रवैये से। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन फौजों की, नेटो की फौजों की। और साफ ज़ाहिर है कि उनका रवैया क्यों अच्छा होना था, वो तो बाहर से आए थे, अपनी तनख्वाहें ले रहे थे, उन्होंने वापस चले जाना था। दूसरा, मेरे ख्याल अफगान अवाम तंग अशरफ गनी की करप्शन से भी थे, अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत से भी थे, और इस वजह से ये सारा कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ, वरना इसका इम्कान नहीं था। देखिए लोग क्या कह रहे थे, कहते हैं 20 सालों में जितने ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर दिए गए अफगान हुकूमत को, एक नया दुबई बन सकता था यहाँ पे। जी, क्योंकि असल में फौज जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं बन सकती, वर्दी पहनाने से नहीं बन सकती, बंदूकें हाथ में पकड़ाने से नहीं बन सकती। उनमें एक जज्बे की जरूरत है। वेरी ट्रू। लड़ने के लिए किसी मकसद की जरूरत है। अफगान फौज के पास ना कोई मकसद था, ना कोई जज्बा था, ना मोराल था, तो वो कैसे खड़े होते? सिर्फ बंदूकों के जोर पे फौजें नहीं बनती। लेकिन सर, और हमारे सब जो काबुल एयरपोर्ट के जो हमने फिर मनाजिर कल देखे, जिस तरह लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लटक रहे हैं, 3 लोग तो लटकने उनकी कोशिश की, फिर वो गिर गए और हलाक हो गए। वो भी तो एक मैसेज था कि शायद वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है अफगान तालिबान का काबिज होना। देखें, बात यह है कि वहां पर तो आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत थी, अमेरिकन पहले आ गए थे, उन्होंने जो अफवाहें फैलाई होंगी काबुल में, वो क्या क्या नहीं होंगी कि जी ये हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, ये तो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप समझ लें कि अगर अज्यूम कर लिया जाए कि बिल्कुल अमन अमान है अफगानिस्तान में, और वहाँ के आम गरीब लोगों को अगर मौका मिले अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का, इवन पाकिस्तान जाने का, बिकॉज क्यों ना जाए, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि भी गरीब गुरबा किसी तरीके से हम उधर चले जाएं, कोई ना कोई हाथ पांव मारे। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। नॉट ओनली अफगान तालिबान फैक्टर, साफ ज़रा वेस्ट तो यही कहेगा, लेकिन मेरे ख्याल हमें जरा एनालाइज करके हकीकत पसंदी से देखना चाहिए चीज को। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई कर रखा है। अब पाकिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है। गिवन अ चॉइस मेनी पीपल वुड लाइक टू कम टू पाकिस्तान। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इस मौके से कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं और वो जाना चाह रहे हैं, वो वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये समझता हूँ कि देखें, लोग कहते थे कि यहाँ पर एक लंबी सिविल वॉर हुई थी, होगी, नहीं हुई। लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा पनागज़ीन आएंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा नहीं आएंगे। लोग कहते थे काबुल पर हमला होगा, मैं आपको लगातार कह रहा था कि काबुल पुरअमन तरीके से लिया जाएगा, कोई। लेकिन अभी तक जो काबुल एयरपोर्ट है वो फौजियों के पास ही है। जी, वो अमेरिकन फौजियों के पास है। और ये भी मैं बता दूं, सिर्फ इसलिए उनके पास है कि अफगान तालिबान अपनी एग्रीमेंट का पास रखे हुए हैं। हाँ। उन्होंने कहा है कि जब तक ये निकल नहीं जाते, जो कि अभी 31 अगस्त है, उस वक्त तक वो उन पर कोई हमला नहीं करेंगे, वरना मजाल नहीं थी कि ये 5000 फौज जो है ना इधर आती। वो तो इसलिए भी आ जा रहे हैं ताकि दूसरी चीजों पे पर्दा पड़ जाए, लोग वो सवाल ना उठाएं। वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को मर्जी से आ सकते हैं, मर्जी से जा सकते हैं। असल बात तो दुनिया को पता है जो भी है। तो जब मैंने अफगान तालिबान का जो चीजें देखी हैं कि किस तरीके से मिलिट्री और पॉलिटिकल कू लेकर आए, कैसे उन्होंने
डिप्लोमेसी में चाइना से बात की, ईरान से बात की, रूस से बात की, और इन ममालिक ने अपने जो सिफारत खाने हैं वो भी बंद नहीं किए, कायम रखे। हाँ। उसके अलावा जैसे नेगोशिएशन में दोहा में उन्होंने टाइम गेन किया। ये जब मैं सारी चीजें देखता हूं तो मेरा ये एनालिसिस है कि वो क्यों नहीं इंटरनल पॉलिटिक्स में अच्छे होंगे। अगर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में वो इतने अच्छे हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी में इतने अच्छे हैं, डिप्लोमेसी में इतने अच्छे हैं, तो हमें क्यों शक पड़ा हुआ है कि जी वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे। आपने वज़ीर आज़म का बयान सुना होगा कि हम तस्लीम नहीं कर रहे, और यूरोपीय यूनियन को भी वो कह रहे हैं तस्लीम ना करें। अब आप देखें रशिया, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, क्या कोई ऐसे भी ख़तरात है कि मगरबी ममालिक की तरफ से पाबंदियाँ जो है ना वो सेंक्शंस लगा दी जाएं डराने धमकाने के लिए? कि आप क्यों जी देखें, आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा तो बहुत है। हाँ। अमेरिका को, हिंदुस्तान को, अशरफ गनी को और कुछ मगरबी ताकतों को, और उनके पास जब गुस्सा दूर ना किसी तरीके से हो सके तो यही करते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन अल्लाह मियां खैर करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिस ग्रोह के साथ हमें मुंसलिक होना चाहिए और जिनके साथ हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए वो है जिसका आपने नाम लिया है, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, और शायद कुछ और मुल्क आ जाए मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से। तो अब दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है। एक जमाना था कि अमेरिका ही दुनिया था, अब अमेरिका ही सिर्फ दुनिया नहीं है, ये दूसरे लोग भी दुनिया जिनका भी आप और मैं जिक्र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ना तो जल्दी करनी चाहिए और ना ही देर करनी चाहिए। यही मैं आपसे पूछने वाली थी। सुबह से मैं टीवी पर ये डिस्कशन सुन रही हूँ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ज़ाहिर इंतज़ार भी किया जाएगा कि जो तालिबान है वो कैसी हुकूमत बनाते हैं, कैसा सिस्टम लेकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अपना फैसला करेगा? इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं ये भी कह दूं कि बाकियों से पीछे भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्टेक है अफगानिस्तान में। ये भी बहुत बुरा लगेगा कि चाइना भी तस्लीम कर ले, रूस भी तस्लीम कर ले, ईरान भी तस्लीम कर ले, और आप अमेरिका का मुंह देखते रहेंगे कि जी वो करेंगे तो हम करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ जब 6-7 बड़े मुल्क तैयार हो जाए और 15-20 छोटे मुल्क तैयार हो जाएं, हमें उनके साथ ही उनको तस्लीम करना चाहिए, ताकि अमेरिका की तरफ से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी इकट्ठे ही भुगते हैं फिर। जी नहीं, उसकी मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी सूरत में, और ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आप कुछ देर के बाद ये सामने आ जाएगी, किसी भी सूरत में अमेरिका इस खित्ते को मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया के हवाले नहीं कर सकता, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो वो इनको लाजमी, तो फिर अल्टरनेट स्ट्रेटजीज आपको लगता है ये ममालिक मिलकर दोबारा बनाएंगे? जी, वो इसको तस्लीम करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, मजीद गंद मचाने की कोशिश करेंगे जितना उनसे हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग पीस चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, वो ग्रोह इस वक्त बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे।